दोस्तों मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल बढ़ते जा रहा है। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ है इजराइल और इन दोनों के पीछे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो इस कॉन्फ्लिक्ट को सबसे ज़्यादा शॉकिंग बनाता है दोस्तों, वो है ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत, अली खमेनी की मौत। इस मौत के बाद तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ चुका है। मिडिल ईस्ट में एक जैसे आग सी लग गई है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट है इस वॉर का। नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यम गुप्ता। आइए दोस्तों हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ईरान का पावर सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों ईरान कोई डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है जैसे इंडिया है। इंडिया में डेमोक्रेसी चलती है, पर ईरान में जो सबसे पावरफुल पोजीशन होता है दोस्तों, वो सुप्रीम लीडर का होता है। ईरान का जो सुप्रीम लीडर होता है वो वहाँ के मीडिया, वहाँ के फॉरेन पॉलिसीज, वहाँ के मिलिट्री सब पे कंट्रोल रखता है दोस्तों। यहाँ तक कि उसे क्या मीडिया से बुलवाना है उस पर भी वो इन्फ्लुएंस रखता है। वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, और कुछ नहीं। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईरान इजराइल यूएस वॉर स्टार्ट क्यों हुआ। ईरान यूएस को इतना बड़ा दुश्मन मानता क्यों है, ये कब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। बिना इसके हम ये नहीं समझ सकते ये वॉर स्टार्ट क्यों हुआ है। दोस्तों ये सब की शुरुआत होती है 19 अगस्त 1953 में। CIA जो यूएस और ब्रिटिश इंटेलिजेंस है, उनके द्वारा तख्ता पलट कराया जाता है ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मसूदेक का। उन्हें हटा करके वो उसे लाते हैं जो उनके कहे कदम पे चलता है, उनके नक्शे कदम पे चलता है, उनके कहे बातों को फॉलो करता है। जैसे कि एक नाम था शाह मोहम्मद रेजा पहलवी। इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना करके उन्हें बहुत फायदा होता है। दोस्तों असली खेल यहाँ पे शुरू होता है 29 अगस्त 1954 में, जब ईरान एक ऑयल एग्रीमेंट साइन करता है जिसमें लिखा होता है 40% ओनरशिप होगा यूके, यूएस और फ्रांस का इनके ऑयल पर, और बाकी के 60% हो गए ईरान के। और दोस्तों 5 मार्च 1957 में यूएस के द्वारा ईरान के लिए एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम होता है एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम। और दोस्तों में 1957 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का ट्रैवल होता है ईरान में, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं मोहम्मद रेजा पहलवी, उन्हें ये आश्वासन दिया जाता है कि वो यूएस से कोई भी नॉन न्यूक्लियर वेपन्स खरीद सकते हैं उनसे। दोस्तों उनका रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छा चल रहा होता है, उन्हें फ़ायदा भी हो रहा होता है, पर सब चीज़ चेंज होने वाला होता है दोस्तों। फिर दौर आता है 1979 का, जब सब कुछ बदल जाता है। ईरानियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है ईरान में। यहाँ से वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस खत्म होना शुरू हो जाता है। और फिर दोस्तों ईरानियन प्रोटेस्ट पे उतर जाते हैं। और दोस्तों इसी प्रोटेस्ट के बाद एक नया चेहरा सुप्रीम लीडर बन के आता है जिसका नाम होता है अयतुल्ला रुहुल्लाह खमेनी। दोस्तों बात तब बिगड़ती है जब सुप्रीम लीडर खमेनी खुलेआम सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह हमास जैसे संगठनों का, जो इजराइल और यूएस के लिए एक आतंकवादी संगठन है। इनका सपोर्ट करने की वजह से यूएस और इजराइल बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं इस सब चीज़ों में, और यहाँ पे इन्होंने कदम उठाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूएस ईरान को इसलिए भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है क्योंकि नवंबर 1979 जनवरी 1981 तक एक ईरानियन हॉस्टेज क्राइसिस आता है, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं ईरान के, वो 52 अमेरिकन हॉस्टेज करते हैं यूएस एम्बेसी तेहरान में, जिसमें वो 444 डेज के लिए उन्हें हॉस्टेज बनाते हैं। इससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगता है दोस्तों। और दोस्तों यूएस इसका बदला रहता है सितंबर 1980 अगस्त 1988 तक हुए एक वॉर में, जिसमें ईरान इराक का वॉर होता है। इसमें यूएस इराक का साथ देता है। दोस्तों इस ईरान इराक वॉर में CIA को एक एविडेंस मिला कि इसमें केमिकल वेपन्स का यूज़ किया गया है इराक के द्वारा ईरान के ऊपर, जिसमें लगभग 2,50,000 ईरानियंस और 5 लाख तक इराकी मारे गए हैं। और दोस्तों इस न्यूक्लियर डील में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी को कॉल करते हैं सितंबर में, और इसमें कुछ रिलीफ करते हैं, उन्हें कुछ छूट देते हैं। और दोस्तों 14 जुलाई 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन करके एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें यूरोप यूनियन था और साथ में यूनाइटेड स्टेट भी इसमें शामिल था। जिस प्लान के थ्रू ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में रिलीफ किया गया, कुछ छूट दिया गया, जिससे उसको बहुत फायदा हुआ। पर दोबारा से 8 मई 2018 में ट्रंप ने इस जॉइंट
प्रोग्राम से अपने आप को बाहर कर लिया, इस एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर कर लिया कि हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों ये जो ईरान इजराइल यूएस वॉर है वो इसलिए भी है क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाह रहा था और यूएस इसको कंटिन्यू करने नहीं दे रहा था, और ये कंटिन्यू करने देगा भी नहीं, क्योंकि यूएस कभी नहीं चाहता कि ईरान जो हमास और हिजबुल्लाह का साथ देता है वो कभी न्यूक्लियर पावर बन सके। अगर वो न्यूक्लियर पावर बना तो इजराइल और यूएस के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और दोस्तों इजराइल ने भी एक सरप्राइज अटैक किया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अमेरिका के साथ 13 जून 2025 में, जिसमें अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स से अटैक किया गया इस्फहान सेंटर। और दोस्तों ये जो मैसिव वॉर स्टार्ट हुआ है ईरान इजराइल और यूएस का, ये स्टार्ट हुआ था 28 फरवरी 2026 को, जो अभी भी चल रहा है दोस्तों। और जो दोस्तों ये वॉर चल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा मैसिव वॉर है, जैसे लग रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ चुका है, पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा हुआ है दोस्तों, हर तरफ अटैक का माहौल दिख रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं जो ईरान के पड़ोसी हैं वो इस युद्ध के चपेट में कैसे आ चुके हैं, जैसे कि इजराइल, कतर, बहरीन, ये सब पे अंडर अटैक हुआ है दोस्तों अब ये समझते हैं कि इस वॉर से ईरान ने क्या कदम उठाया। दोस्तों जो ईरान ने कदम उठाया इससे पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट पड़ा है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपने ये नाम सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से पूरे वर्ल्ड का 20% ऑयल और गैस एक्सपोर्ट होता है। ये पॉइंट इतना पावरफुल है कि अकेले इंडिया का 40 to 60% जो गैस है LPG वो एक्सपोर्ट होता है दोस्तों ये जो सी रूट है, जो पॉइंट है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका पावर समझते हुए ईरान ने पूरे वर्ल्ड वॉर पे कंट्रोल कर रखा है दोस्तों, और इससे पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट पड़ रहा है, खास करके इंडिया को। आपने रिसेंटली ये सब सुना होगा कि LPG गैस का बहुत शॉर्टेज हो रहा है, जो कि ये सच नहीं है। इसे शॉर्टेज किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा ज़्यादा पैनिक होकर के ज़्यादा गैस खरीद ले रहे हैं लोग, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए। तो नॉर्मली किसी भी देश में शॉर्टेज ला सकते हैं ऐसे लोग। दोस्तों अब ये समझते हैं कि इस वॉर में ईरान का कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों जो ईरान पे स्ट्राइक हुआ था इजराइल और यूएस द्वारा, इस स्ट्राइक में वहाँ के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनेई, उसकी भी मौत हो गई दोस्तों। वहाँ के जो न्यूज़ चैनल है ये खुलेआम प्रसारित कर रहे थे उस समय, और वहाँ के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए दोस्तों पूरी तरह से। दोस्तों अगर वॉर हो रहा है तो उसका निश्चय जल्दी होना चाहिए, वो जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छी बात है दोस्तों। अगर वो लंबा जा रहा है तो उससे बहुत नुकसान होता है दोस्तों। इसलिए कभी भी आप ऐसे वॉर वाले सिटीज़ के आजू बाजू मत जाइए, क्योंकि आपने देखा है कुछ भी सेफ नहीं है दोस्तों। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया इतना सेफ कंट्री होने के बावजूद वहाँ पे भी अटैक। दोस्तों ये युद्ध चलते रहेगा, ये वॉर चलते रहेगा जब तक ईरान सरेंडर नहीं कर देता, जब तक वो ये नहीं कह देता कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप नहीं कर देता, जब तक वो ऑफिशियली नहीं कह देता दोस्तों तब तक, क्योंकि उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके पीछे ही इजराइल और यूएस पड़े हुए हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों ख्याल रखिएगा अपना, नमस्ते।